और फिर एजेंडा कैसे आके आ जाता है, याद करिए फिल्मों में जैसे बताया गया कि पूरा एक षड्यंत्र चलता था, उसमें हम डिटेल में 2 उदाहरण देना चाहता हूं। बाजीराव मस्तानी हम सबने देखी, पेशवा बाजीराव भारत के इतिहास के नहीं दुनिया के इतिहास के सबसे सफल सेनापतियों में से एक, जो 40 लड़ाई लड़े और एक भी नहीं हारे। अरे नेपोलियन बोनापार्ट तो फिर भी आखिरी लड़ाई हार गया, मगर वो एक भी लड़ाई नहीं हारे। अलेक्जेंडर हार गया लास्ट में, वो एक भी लड़ाई नहीं हारे, मगर उनको क्या दिखाया गया फिल्म में? बेबस मजनू। सोचिए किस ढंग की चीज। और झूठ का षड्यंत्र में व्यवस्थित क्या कहा गया? ये पद्मावत पे आधारित है। पहली बात आप में से शायद बहुत से लोगों को ना पता हो कि पद्मावत एक महाकाव्य है। लिखा किसने था? मलिक मोहम्मद जायसी। और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को अत्याचारी और राणा रतन सिंह को अच्छा बताया था पद्मावत पिक्चर में। अब आप सोचिए, मगर मजे की बात यह है हम में से कोई मलिक मोहम्मद जायसी का नाम नहीं जानता। अब आइए बाजीराव मस्तानी फिल्म में, कहते हैं मस्तानी लेके आई बाजीराव की सेना को, किसके पास? छत्रसाल जी के पास। अब आप सोचिए, महाराजा छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बहुत पुरानी गहन मित्रता थी। अब उसके लिए किसी मस्तानी की जरूरत थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने स्वयं कई बार छत्रसाल के पास गए। और एक बड़ा प्रमुख किस्सा है कि जब भूषण चलने लगे तो जैसे होता ना कि शिष्टाचार के नाते कुछ सम्मान के लिए भेंट दी जाती है, तो छत्रसाल के मन में बात आई, ये तो शिवाजी महाराज के राजकवि हैं, मुझसे कहीं बड़े सम्राट के हैं, शिवाजी ने इनको तो इतना दे रखा होगा, मैं क्या चीज दूं कि लगे कि इनका सम्मान किया। मैं शिवाजी से इक्वेट तो नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं? तो सुनने में तो ये कहा जाता है कि जैसे ही भूषण की पालकी उठी तो एक कहार को हटाकर खुद छत्रसाल महोदय उसमें लग गए। तो उतर कर भूषण ने कहा कि अरे ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने एक कविता लिखी कि लाल छितपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहां ले बखान करूं तेरी तलवार को। लास्ट में उन्होंने लिखा कि आपने वो सम्मान दिया है कि मैं समझ नहीं पाता, साहू के सराहू छत्रसाल को। मगर अब आपको बताता हूं एक्चुअल क्या हुआ। जब मोहम्मद खां बंगेश की फौजों ने घेर लिया था तो पहला संदेश जब छत्रसाल जी ने दिया तो उस समय पेशवा बाजीराव अपने युद्ध में व्यस्त थे, तो वो नहीं दे पाए। तब आखिर में छत्रसाल जी ने एक पत्र लिखा और लास्ट में एक पंक्ति लिखी। वो क्या लिखा? आप सबने गजेंद्र मोक्ष सुना होगा कि जो गज और ग्राह की कहानी है ना, कि हाथी को पकड़ लिया जब विष्णु भगवान वो बन के आए, जो परीक्षा ले रहे थे, तो मगर ने पकड़ लिया, जिसके लिए गजेंद्र मोक्ष पढ़ा जाता है। और वो माना जाता है वो अंतिम समय में पढ़ा जाता है, जब आपके बिल्कुल प्राण निकलने वाले हो। तो सारी चिट्ठी लिखने के बाद छत्रसाल जी ने लिखा, जो बीती गजराय पर, यानी जो गजराज के साथ हुआ है, सो बीती अब आए। वो अब मेरे साथ स्थिति हो गई है। उन्होंने कहा, जो बीती गजराय पर सो बीती अब आए, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी राय। और आप सुनिए, उसके बाद पेशवा बाजीराव ने कहा, आप सारी बात छोड़ो, चलते हैं। इतिहास में क्या दिखाया गया? यानी सारी चीज एक रोमांटिसाइज कर दो। ये और इवन ये भी हम कहें, अगर आप गौर से देखें तो बाद में जो बाजीराव जी की पत्नी थी काशी बाई, उनका कैरेक्टर ज्यादा बड़ा है कि मस्तानी की मृत्यु के बाद भी उसके बेटे को सम्मान दिया और बाद में छत्रसाल जी का राज भी दिया। दैट इज नॉट ग्लोरीफाइड, वो चीज ग्लोरीफाइड। आप सोचिए कैसे हमारे महानता को एक दूसरे एंगल में, जो मैं पद्मावत की बात कर रहा था, उस पद्मावत में दिखाया गया कि राघव केतन जो है वो उसने जाकर राणा रतन सिंह के बेडरूम में गलत दृश्य देखा। भाई ये बताइए, किंग के बेडरूम में कोई पहुंच सकता है? थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। पद्मावत में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पद्मावत में यह लिखा है कि रानी पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन हीरामन तोता जाके सुनाता है। अब सुनिए, राघव केतन का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में देते हैं। वहां स्थिति दूसरी है। वो कहते हैं राघव केतन बहुत बड़ा तांत्रिक था और रतन सिंह का बहुत बड़ा मित्र था, तो उसने कहा कि मेरी तंत्र विद्या जो है उसके आगे आपका राज कम पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ऐसी शर्त लग गई। तो राणा रतन सिंह हर पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ देते थे। एक दिन उसने अपनी तंत्र विद्या से अमावस्या में पूर्णमासी दिखा दी, और जब उन्होंने अर्घ दे दिया तब उसने अपना जो भी सम्मोहन था हटा लिया। तो उससे राणा रतन सिंह नाराज हो गए और उन्होंने उसको हटा दिया। और इवन डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है
कि यह था कि चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर बहुत बड़ी महादशा चल रही है, जिसके ऊपर अनुष्ठान चल रहा था, अनुष्ठान बीच में छोड़ चला गया। यानी किसी भी किताब में वो चीज नहीं लिखी। और दिमाग से आप लगाइए, किंग के बेडरूम में कोई कैसे चला जाएगा अभी रात के समय? इट्स इम्पॉसिबल। मगर समाज में दिखाना, देखो तुम्हारे यहां कैसे कैसे लोग होते थे, कैसे कैसे नीच दृष्टि रखते थे। तो ये तो, और वो भी धार्मिक लोग कैसी दृष्टि रखते थे, ये सारी की सारी चीजें किस प्रकार से दिमाग को। अब एक और उदाहरण देना चाहता हूं। गर्मी का सीजन चल रहा है, तो हर चीज हमने कहा ना, हर चीज बाहर से आई। और ऐसी बढ़िया हिस्ट्री पढ़ाई गई कि आर्य से लेके आलू, गोभी, मिर्च, टमाटर सब बाहर से आया। सही बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं? आलू भी बाहर से आया माना जाता है, गोभी भी बाहर से आई है, मिर्च भी बाहर से आई है, टमाटर भी बाहर से आया। अच्छा, आया और कहां? उस भारत में जहां सर्वाधिक उर्वरा भूमि थी। आप सोचिए, जिस जमाने में सरस्वती नदी भी बहती होगी तो पेशावर से ढाका और नीचे तमिलनाडु तक इतनी फर्टाइल लैंड दुनिया में कहीं नहीं थी, विद दैट टाइप ऑफ क्लाइमेट, कि ना कहीं बहुत भीषण बर्फ पड़ती थी, कभी ऐसा होता नहीं था कि वो जम जाए। यानी हर समय हरियाली रहती थी 12 महीने, केवल हिमालयन क्षेत्रों को छोड़ दें तो वहां चीजें नहीं उग सकती थी, वो कहीं बाहर से उगेगी, फिर यहां आके उगने लगेगी। अब आप आइए, वो बाहर से उगेगी तो कौन लाएगा? लुटेरा लेके आएगा। कहते ना, जब गर्मी का सीजन चल रहा, तरबूज कौन लाया? बाबर लेके आया। यही बताया जाता है कि तरबूज बाबर लेके आया। वाटरमेलन, आप अपने अपने मोबाइल खोलिए और देखिए कि वाटरमेलन की शेल्फ लाइफ कितनी है, 10 से 12 दिन। और उज्बेकिस्तान से 12 दिन में घोड़े पे चल के हिंदुस्तान नहीं आया। तो इसमें कोई एकेडमिक लेवल की और बाबर तो आके बहुत दिनों तक अफगानिस्तान में रहा, इसका मतलब ढेर सारे तरबूज लेके आया हुआ था और अफगानिस्तान में वो रुका हुआ था, फिर वो यहां लेके आ गया। अब आइए, अगर मान भी लिया जाए कि वहां से आया, तो व्यापार तो हजारों साल से चल रहा था, तो व्यापारी क्यों नहीं लेके आ सकता था? उसको आने के लिए किसी लुटेरे का इंतजार था, ताकि लुटेरे को सम्मान दिख सके। यह है वामपंथी प्रोपेगेंडा, कि एक रिस्पेक्ट दिखाई पड़े कि देखो इसने हमको ये पॉजिटिव चीज कंट्रीब्यूट की थी। और एक और बात आप लॉजिकल समझिए कि जो व्यापारी होते थे वो कम से कम 15-15 दिन का ऐसा फूड लेके चलते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं रहता था कि कितने दिन के बाद शहर मिलेगा। जो राजा चलते थे, वो भी उनके राजा, वो इतना थोड़ी लेके चलते थे रसद, वो तो जहां पहुंचते थे वहां से वसूल कर लेते, नहीं तो लूट लेते थे। और आपको लगता है कि उस जमाने में वो आर्म्स एंड एमुनिशन लेके चलेगा कि इतने बड़े बड़े तरबूज लेके चलेगा? मगर दिमागों में ऐसा भर दिया गया, इसे कहते हैं कि एक लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा किस ढंग से हमारे। और आज आप कोई भी टीवी का ऐड देखिए तो एक छोटा 8-9 साल का बच्चा या बच्ची अपने माँ बाप को ज्ञान दे रहा है, जिसकी तरफ हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया, परिवार तोड़ना है। क्योंकि अभी से उस जनरेशन के दिमाग में भरना है कि तुम्हें सब कुछ पता था, तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं पता था, दे वर डफर एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट। इस प्रकार की जो बातें थी वो दिमाग में बड़े सिस्टमेटिकली भरी जा रही है। और यूरी वेजनेव ने यह भी बड़ी मजेदार बात कही थी। उसने ये कहा कि उस जमाने में हम लोग लेके जाते थे, जिसमें साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल्स, और 20-20, 25-25 दिन जो एक शब्द यूज किया गया, उसका भी मैं संदर्भ बताता हूं, इस पुस्तक में भी यूज है, वहां रखते थे। कहा वो हम केवल उन पे ये नजर रखते थे इनमें से कौन व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। उसने वर्ड यूज किया, दे वर कंसीडरिंग देमसेल्फ एज द इंटेलेक्चुअल स्टालवार्ड, इन आवर आइज दे वर द यूजफुल इडियट्स। उसने यूजफुल इडियट शब्द दिया। और कहा जब हम जीरो इन कर लेते थे कि ये एक व्यक्ति हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, तो भारत आते ही उसकी कुछ किताब छपती थी, फिर सरकार पे इतना कंट्रोल था कि किताब को बेहतरीन पुरस्कार मिलता था, फिर मीडिया पे इतना कंट्रोल था, उसकी जय जयकार होती थी, फिर कुछ एनजीओ उसको सपोर्ट करते थे, भारत के अनेक शहरों में उनके कार्यक्रम होते थे, फिर मीडिया उसको और लिखता था, फिर एक और पुरस्कार मिलता था, और 4-5 साल में वो उस विषय का सबसे स्थापित प्रामाणिक वॉइस बनता था। और वॉइस कैसा बनता था? जो अभी हितेश जी ने बताया, अभी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ, यह कहा गया कि भारत की एक महिला पायलट को पाकिस्तान में कब्जा कर लिया गया है। तो पीटीवी ने कहा कि स्काई न्यूज का ये सोर्स है। स्काई न्यूज ने कहा पीटीवी ये बता रहा है। और आखिर में उनकी आर्मी कहना पड़ा, नहीं साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये था वामपंथी। एक इतिहासकार लिखता था विदाउट एनी रेफरेंस, दूसरा उसको कोट करता था, तीसरा उसको लिखता था, चौथा उसको लिखता था, फिर और चूंकि उस प्रक्रिया से जो मैंने बताया, यूरी वेजनेव ने जो बताया, उससे वो स्थापित हो जाते थे, और उसके बाद
बगैर किसी आधार के, खोखले आधार के ऊपर इतना बड़ा वातावरण बना दिया और हमारा मेंटल सब्जुगेशन इतना गहरा कर दिया गया कि हम ये समझने के लायक ही नहीं रहे कि कितना बड़ा सच है और क्या सच है। अब उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात बोलता हूं। दीपावली के ऊपर पटाखे चलाने से धुआं हो जाता है, पर्यावरण का संतुलन, वो एक अलग बात है, कितना असंतुलन होता है अलग बात है। तो इसका मतलब पटाखे हमारे यहां पहले से होते होंगे, वो तो नहीं मानना है, मगर पटाखे चलाने से प्रदूषण होता मानना। अब दूसरी बात सुनिए, चलिए पटाखे छोड़ दीजिए, घी के दीपक जलाकर अयोध्या के सारे वासियों ने स्वागत किया। तो किसी देश में इतनी क्षमता तो थी कि घी के दीपक सारे लोग जला सकते थे। और त्योहार का नाम क्या है? दीपावली, यानी दीपों की पंक्ति। इसका मतलब इतना दुग्ध, उससे इतना दही, उससे इतना मक्खन, उससे इतना घी कि हर घर के दरवाजे पे दीपों की कतार हो, यह हमारी समृद्धि का प्रतीक था। उसको हमारा निगेटिव पॉइंट बना दिया। इसलिए यह समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की चीजें किस सिस्टमेटिक तरीके से हमारे दिमाग में भरी जाती हैं, ताकि हमको ये लगे कि जिसे आप कहते हैं ना आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, कि तुम्हारा सब कुछ गलत था, ये तुम्हें मान लेना चाहिए। और आज भी आप देखिए बहुत से लोग, इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत से लोग आज भी भारत के अंदर भी उन चीजों के बारे में ऐसे विचार रखते हैं जिसे जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि 2.5 फ्रंट पे भारत को लड़ाई लड़नी है। मगर 2.5 फ्रंट बहुत खतरनाक है। 2 फ्रंट तो बाहर के हैं, वो तो दिख रहे हैं, मगर अंदर से जो फ्रंट है ये अपने आप में बहुत चुनौती है। और इसने हमारे एस्टेब्लिशमेंट को, जिसको भी पहले भी कहा गया कि वो लोग कहते थे कि सरकार उनकी है और सिस्टम हमारा है, तो वो सारी बातें अभी भी हमारे सिस्टम में दीमक की तरह आगे बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए उस चीज को समझने की जरूरत है